यात्रियों को हम यहाँ पे देवभूमि में हम पूछते हैं, क्योंकि जो भी यात्री हमारे रिजॉर्ट में आते हैं, हमारे होटल में आते हैं, हमेशा हम उसके चरण बंद करते हैं। हम उनको पूछते हैं, जो पहला यात्री आते हैं हम उनको फूल मालाओं से चढ़ाते हैं कि भगवान साक्षात हमारे यहाँ आए हैं, इस प्रकार हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 25 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में जो केदार घाटी के व्यवसायी हैं वो इन दिनों जुट गए हैं देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वागत को लेके। आज मेरे साथ यहाँ पे शिष्टमंडल मौजूद है केदार घाटी होटल एसोसिएशन का। इन लोगों ने आज जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से वार्ता की है। तमाम बिंदु हैं, तमाम विषय हैं, जिससे कि जो तीर्थयात्री हैं उनको एक अच्छा माहौल जनपद में दिया जा सके और जनपद का एक अच्छा जो नाम हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित यात्रा को लेके कई बिंदुओं पे चर्चा हुई। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। केदार घाटी होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। गोस्वामी जी, अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड की आर्थिकी की यात्रा इसे कहा जाता है, चार धाम यात्रा को। केदार घाटी में तमाम देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को शरण दी जाती है, एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पे होती है। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं होटलर्स की तरफ से? जैसे कि आपको विदित होगा कि जो चारधाम यात्रा हमारी चलती है, इसकी अधिकतर जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थानीयों की होती हैं, चाहे घोड़े से लेके होटल से लेके ट्रांसपोर्टिंग से लेके ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे स्थानीय करते हैं। शासन प्रशासन को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जो सड़क का है, यातायात सड़क सुचारू किए जाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं और यहाँ पे पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। और विगत वर्षों से सरकार ने इस पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करी है और अब उन्होंने सीमित संख्या की बाध्यता को भी यहाँ पे रखा है। इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि पूर्व में सुव्यवस्थित तरीके से यात्राएं चलती थी, जबकि प्रीपेड काउंटर के माध्यम से यहाँ पे यात्रियों का पंजीकरण किया जाता था, तो सभी को सुविधाएं होती थी। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब से ये सरकार ने यहाँ पे अनिवार्य किया है, तो यात्रियों को जिसको केदारनाथ आना है उसको केदारनाथ का स्लॉट तो मिलता है, लेकिन अगर उसे बद्रीनाथ जाना है तो उसको उसी टाइम पे बद्रीनाथ का स्लॉट नहीं मिल पाता है। तो वो असमंजस की स्थिति में रहता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो हमारा सरकार से आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी ज्ञापन के माध्यम से और वार्ता की है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सरकार के फेवर में मैं ये बात रखूँगा कि जो भी यात्री चार धाम में हमारे केदार घाटी में आता है वो वापस न जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए ताकि उसे भी यात्री की चारों धामों में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। अभी अगर कुछ दिन पूर्व की मैं बात करूं तो तमाम होटलियर्स ने इस चीज़ का विरोध भी किया था कि जो ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है, ऑफलाइन का भी प्रावधान रखने की उसमें बात कही गई थी। शासन स्तर पे भी मामला चल रहा है। आज जिलाधिकारी से भी वार्ता हुई है। क्या कुछ अभी तक सहमति बन पाई है? अगर मैं स्थानीय स्तर की बात करूँ, स्थानीय स्तर पर हम सब होटलियर्सों ने मीटिंग बिठाई और हमने इस पे धरना प्रदर्शन भी शुरू किया है, जिससे हमें ये कहना है कि जो तीर्थयात्री है वो जो यहाँ पे आते हैं वो चार धाम बोल के आते हैं, जिनको यमुनोत्री भी जाना है, गंगोत्री भी जाना है और केदारनाथ भी जाना है और बद्रीनाथ भी जाना है। अगर आपने केदारनाथ में 15,000 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, वही गंगोत्री में आप 8,000 कहते हैं। अगर वो जो बैलेंस है 7,000 का, वो 7,000 लोग केदारनाथ डायरेक्टली कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि उन्होंने यमुनोत्री भी दर्शन करना है और गंगोत्री भी दर्शन करना है। ये ऑनलाइन में ये दिक्कतें आ रही है। अगर हम ये चाहते हैं, हमारा होटलियों का यही समंजस बना, हम तभी इस यात्रा को चलने देंगे जब ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। जैसे पुराने समय में होता था, फाटा में रजिस्ट्रेशन होता था, सोनप्रयाग में होता था, गौरीकुंड में होता था, तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए ऑफलाइन भी। फिर हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को हम चाहते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने इस यात्रा को विश्व प्रसिद्ध बनाया है, और हम सभी होटलियरों का और सभी जो पूरी केदारनाथ का जो धाम है, जो ये देवभूमि है, हम इसका वर्चस्व बनाकर आगे ले जाएंगे। और हमें पूरा शासन प्रशासन के साथ हम साथ में साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा बनाएंगे।
नितिन जमलोकी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथी पत्रकार हैं और काफ़ी लंबे समय से केदारनाथ यात्रा को देख रहे हैं केदार घाटी में। नितिन जी, मैं बात करूं, एक अहम बिंदु होता है होटल का, क्योंकि कोई भी तीर्थयात्री केदारनाथ की यात्रा सबसे दुर्गम यात्रा मानी गई है। यहाँ पे आराम की भी आवश्यकता होती है। जो यात्री नीचे से आते हैं उनको क्योंकि हाई एटीट्यूड में एकदम से जाना होता है तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से पहले होता था और अब क्या चेंजेज इसमें हो रहे हैं और क्या होना चाहिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज जैसे पूर्व कालों से देखा गया है कि जैसे पैदल यात्रा कुछ समय पूर्व चलती थी, तो वो पैदल जो रास्ते होते थे उन पर एक छोटे छोटे पड़ाव होते थे। उन पड़ावों में गाँव वासियों के द्वारा यात्रियों की, जो तीर्थ यात्री आते थे, उनका एक आवभगत किया जाता था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ी, आदमी की ज़रूरतें बढ़ी, तो उस हिसाब से एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होने के साथ साथ होटल बड़े हुए हैं, होटल में व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, आज रिसोर्ट भी बन चुके हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर केदारनाथ यात्रा पर जो यात्री आते हैं वो महाराष्ट्र के हों, आपका तमिलनाडु से हों, आपके पंजाब से हों, आपके हर स्टेट से हों, और हर दर्जे का यात्री, जो राजस्थान से एक किसान आता है, एमपी से एक किसान यात्री आता है, तो हर प्रकार के यहाँ पर गेस्ट हाउस हों, होटल हों, लॉज हों, रिसोर्ट हों, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अवेलेबल हैं। और उनका एक जो किराया कहते हैं कि जो लूट है, वो कुछ तरीके से सब हम उसको एक नकारते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से व्यवसाय को चलाने के लिए एक आमदनी की जो बात हम करते हैं, ये एक दूरस्थ क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा माल भाड़ा पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उससे ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आपको किस भाव में, किस रेट में आपको कमरा उस क्षेत्र में मिलता है जो शहरी इलाके होते हैं, और क्या आपको दूरस्थ क्षेत्र, हम केदारनाथ की आपको फाटा रामपुर, सोनप्याग की या केदारनाथ की हम बात करते हैं। तो आज व्यवस्थाएं धीरे धीरे मांग के हिसाब से व्यवस्थाएं बदली हैं, सुधरी हैं। और जहां तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा एक जो निचले स्तर का व्यवसायी होता है उस पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, आज जो पैकेज में जो यात्री आते हैं, टूरिस्ट जो ऑपरेटर होते हैं, वो अपने यात्रियों का एक रजिस्ट्रेशन करके उन्हें भेजते हैं। लेकिन जो एक यात्री जो स्वयं अपने खर्चे पे आता है, अपना एक लिमिट रख के आता है कि यार इतने खर्चे में मैंने चारों धामों की यात्रा करनी है, तो वो एक समय निर्धारित नहीं कर पाता है। वो सडनली अपना प्लान करता है, और वो प्लान करता है तो वो एक छोटे दर्जे के जो होटल हैं उनमें रहता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा असर एक छोटे व्यवसायी पे पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा केदार घाटी में यहाँ का स्थानीय व्यवसाय एक छोटा व्यवसायी है, उस पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देश विदेशों के जो तीर्थ यात्री हैं उसमें हर तबके का है, उच्च वर्ग का भी है और मध्यम वर्ग का भी है और निम्न वर्ग का भी है, क्योंकि भगवान के दरबार में सबको पहुँचना है। अक्सर कह दिया जाता है कि केदार घाटी में लूट हो रही है, कितना सहमत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शासन प्रशासन यहाँ पे व्यवस्थाएं सीमित करेगा तो निश्चित ही उसके दाम बढ़ेंगे। अगर केदारनाथ की आप रास्ते की बात कर लें तो पूर्व में यहाँ पे लोग सिर्फ उसी पे डिपेंड होते थे, सभी गांव वाले या क्षेत्र वाले। तो अब वहाँ पे जाके अपने छप्पर लगा देते थे, वो तो जगह जगह पे दुकानें यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए हो जाती थी। इसको वैसे भी चट्टियों की यात्रा कहा जाता है, यात्रा कहा जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर प्रशासन इस पर रोक लगाएगा कि सीमित संख्या में करेगा, तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसके आधार पे वहाँ पे निश्चित है कि दाम भी बढ़ेंगे। अगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से अगर जगह जगह दुकानें होंगी तो एक लिमिटेशन में वो उसको बेचेंगे माल को, क्योंकि वो यात्री को पता है ये महंगा दे रहा वो सस्ता देगा, वो नहीं तो दूसरा सस्ता देगा। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार मिल सके, यात्रियों को व्यवस्थाएं मिल सके, यात्री कहीं पे भी जाए उनको बैठने की सुविधा हो, अच्छे दामों में उन्हें हर चीज़ उपलब्ध हो। तो ये सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ का जो स्थानीय है उसको रास्ते में कहीं भी लगाने की, दुकान लगाने की अनुमति दी जाए या टेंट लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि यात्रियों को व्यवस्थाएं मिल सकें। अब क्योंकि यूनियन के पदाधिकारियों से मैं बातचीत कर रहा हूं, इस तरीके की आप लोगों के संज्ञान में भी बातें आती होंगी जब यात्रा काल चलता है
इस बार क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी कि जो आम तीर्थ यात्री है उससे बेवजह पैसा न लिया जाए? कोई मॉनिटरिंग रहेगी यूनियन की? बिल्कुल ही जो होटल एसोसिएशन पूरा इसको मॉनिटरिंग करेगा और सरकार के साथ साथ खड़े होके एक साथ काम करेगा। मॉनिटरिंग इस तरीके से करेगा, जो भी हमारे होटल्स के रेट होंगे वो चश्मा दिखाएंगे, हम ऑनलाइन दिखाएंगे, वहाँ पे सीट्स होगी। और हमने होटल्स के सभी अपने साथियों को भी बोला है कि जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका पंजीकरण हम करेंगे अपने रजिस्टर में और उनके रेट भी लिखे जाएंगे और उस रेट को ओपन कर देंगे सीट्स में। तो हमने यही कहा है कि हम जो हमारी केदार घाटी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने इस केदार घाटी को बिल्कुल एक अलग ही रूप दे दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो प्रशासन है, जो उत्तराखंड प्रशासन है, वो माननीय प्रधानमंत्री के चरण कमलों पे चले। जिस प्रकार से केदार नगरी बनी है ऐसे ही रास्ते की व्यवस्था भी करे, न कि यात्रियों को सीमित करे। अगर यात्रियों को आप पाबंदी लगाएंगे दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जो छोटा यात्री है, जो छोटा व्यवसायी है, यात्री उसके यहाँ बड़े लोग तो क्या, बड़े जो रिजॉर्ट वाले हैं उनके बुकिंग तो हो जाएंगे, सबने ऑनलाइन चला दिया, ऐड चला दिया, छोटा व्यापारी कहाँ ऐड चला पाएगा। तो जो लास्ट में जो मरता है वो गरीब आदमी मरता है और छोटा व्यापारी मरता है। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप तत्काल ही जो आपने ऑनलाइन किया है इसके साथ ऑफलाइन भी शुरू कर दीजिए, जिससे छोटा व्यापारियों का रोजगार बनी रहे। लोगों ने बैंकों से हज़ारों रुपए का लोन लिया है, लोग कहाँ से देंगे, लोग गरीब रोता है। क्योंकि मात्र मैं कहूँ, लोग कहते हैं कि 6 महीने की यात्रा है। जो हमने इस इंडस्ट्री में हम भी बहुत टाइम से है, तो हमें जो लगता है ये हम कैलकुलेशन करते हैं 80 दिन की यात्रा को, क्योंकि 15 जून के बाद मानसून स्टार्ट हो जाता है, 45 दिन वो मान के चले, और अक्टूबर स्टार्टिंग तक मानसून रहता है, तो 30 दिन वो मान के चले। मात्र यात्रा उतनी ही है, क्योंकि बीच की यात्रा में कावड़ वगैरह चलता है और यात्रा बिल्कुल ही हल्की हो जाती है। तो मैं आपके जो चैनल है, हमारे साथी है सफ़रनामा से इससे मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहूँगा कि जो यह यात्रा है उसको आप सही तरीके से चलाएं और इजी वे में चलाएं। कोई भी आदमी, अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं, अगर जहां हमें इजी वे दिखता है हम वहीं घूमने जाते हैं, तो इस यात्रा को प्लीज़ रोके नहीं। सभी होटलियों का निवेदन है कि हमेशा हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को अच्छी यात्रा बना के 2023 की जो यात्रा होगी वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। और यात्रियों को हम यहाँ पे देवभूमि में हम पूछते हैं, क्योंकि जो भी यात्री हमारे रिजॉर्ट में आते हैं, हमारे होटल में आते हैं, हमेशा हम उसके चरण बंद करते हैं। हम उनको पूछते हैं, जो पहला यात्री आते हैं हम उनको फूल मालाओं से चढ़ाते हैं कि भगवान साक्षात हमारे यहाँ आए हैं। इस प्रकार हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। नितिन जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। अक्सर हम लोग सुनते हैं और तीर्थयात्रियों को भी इन व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है कि केदार घाटी के होटल लॉज फुल हो गए हैं, और ये एक अफवाह चलती है मगर हकीकत कुछ और ही रहती है। क्या कहेंगे इस पे? इस पर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जैसे पूर्ववर्ती टाइम में होता था, हमारा जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग ने पहले एक तो रजिस्ट्रेशन की जो एक कैटेगरी रखी थी वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया रखी हुई थी। तो जटिल प्रक्रिया होने के कारण उसमें क्या था कि होटल व्यवसायी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे। अब जब से संगठन बना है, तो संगठन बनने के बाद होटलों में रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए हैं, तो पर्यटन विभाग के पास एक रिकॉर्ड आना स्टार्ट हुआ है। अभी पूर्व में क्या होता था कि जो बड़े होटल होते थे, रिसॉर्ट होते थे, उनकी जानकारियाँ होती थी। उनके अनुसार क्या होता था कि आप एक सीमित पूछते थे तो उसमें ये आता था कि 60% होटल बुक हो चुके हैं। लेकिन जो एक 10 कमरों का होटल है केदार घाटी में, और जो एक 8 कमरों का, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय व्यवसायी हैं वो 10, 12, 13, 15 कमरों से ऊपर उनके नहीं है, वो छोटा व्यवसायी है, तो वो हमेशा उनके होटल खाली रहते थे। और आज प्रशासन, जिला प्रशासन हो या आपका पर्यटन विभाग हो या आपका कोई भी अन्य विभाग होता है, तो वो होटल एसोसिएशन से ये जानकारी प्राप्त करता है। होटल एसोसिएशन उनको प्रत्येक दिन की जो जानकारी होती है वो बताता है कि किस तरीके से किस कस्बे में कितने कमरे खाली हैं और किस कस्बे में कितने यात्री रह रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जानकारियाँ आज जल्दी से प्रशासन को मिल जाती हैं।